इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स आयन किस तरह से बनते हैं और उनकी फॉर्मेशन में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेक्सामीन क्रोमियम थर्ड आयन की। क्रोमियम के 3d, 4s और 4p आउटर ऑर्बिटल्स को ही हम यहाँ ध्यान में रखेंगे। यहाँ आपके स्क्रीन पे जो चित्र दर्शाया गया है, सबसे पहले क्रोमियम की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन दर्शाया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब क्रोमियम 3+ आयन बनता है, अर्थात क्रोमियम की जो निम्नतम अवस्था है उनमें से 3 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाए तो क्रोमियम 3+ आयन बनेगा। तो 4s का 1 इलेक्ट्रॉन और 3d के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और इस तरह से 3d में 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इसको कि चित्र में बीच वाली पंक्ति में दर्शाया गया है। जब क्रोमियम 3+ आयन अमोनिया के लिगेंड पेयर को लेगा तो उसके 6 लिगेंड से कुल 12 इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन युग्म को लेगा। उनके लिए जो जगह बची है वो 3d के पीछे के 2 ऑर्बिटल्स, एक 4s का और 3 4p के ऑर्बिटल, और इन पांचों ऑर्बिटल का संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन होगा और यह हाइब्रिडाइजेशन होगा d2sp3। क्योंकि पहले d के 2 हैं तो d2, फिर एक s है तो s, और फिर p के 3 ऑर्बिटल हैं तो p3। इस तरह से ये हो गया d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। संकरण के पश्चात लिगेंड के द्वारा जो एकाकी युग्म मेटल आयन को मिले हैं उनको चित्र में क्रॉस के निशान से दर्शाया गया है। चूंकि 6 लिगेंड मेटल आयन की तरफ आ रहे हैं तो न्यूनतम ऊर्जा वाली अवस्था ऑक्टाहेड्रल की होगी, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स की आकृति ऑक्टाहेड्रल होगी। और इसमें हमने देखा था कि d ऑर्बिटल्स में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। इस हिसाब से इसकी प्रकृति पैरामैग्नेटिक होनी चाहिए और वास्तविक रूप में भी हेक्सामीन क्रोमियम थर्ड की प्रकृति पैरामैग्नेटिक ही होती है। This is an inner orbital complex since inner d orbitals are used in bond formation. 4s और 4p के पहले के d कक्षक चूंकि बंधन में काम में आ रहे हैं, या यूं कहें कि अंदर की तरफ के d ऑर्बिटल्स बंधन में काम में आ रहे हैं, इसलिए इन्हें इनर d ऑर्बिटल्स कहा जाता है। क्रोमियम के अन्य कॉम्प्लेक्स जो कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, उनके उदाहरण यहाँ पर दर्शाए गए हैं। अब बात करते हैं हेक्सासाइनिडो कोबाल्टेट थर्ड आयन की। हेक्सासाइनिडो कोबाल्टेट थर्ड आयन की, यह तो हम जानते हैं कि कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 है। इस लिहाज से इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से होना चाहिए कि 3d में 7 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब कोबाल्ट 3 आयन बनेगा तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और 3d में से भी 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो कोबाल्ट 3+ जो आयन बन रहा है उसमें 3d में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन युग्म भी है। लेकिन इस कोबाल्ट 3 आयन में कोई भी रिक्त 3d कक्षक नहीं है और
साइनाइड जैसे प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में यह जो 3D में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इनकी पेयरिंग होगी, जो कि हुंस के रूल के विपरीत होती है। तो हुंस के रूल के विपरीत चूंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो कोबाल्ट 3 आयन के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित हो जाएंगे। इस तरह से 3D में दो रिक्त कक्षक हमें प्राप्त होंगे, जो आपके स्क्रीन में नीचे की तरफ दर्शाए गए हैं। जब ये फोर्सफुली, चूंकि लिगेंड Cn- प्रबल है और 3D ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो चुकी है, तो उसके बाद 3D में दो ऑर्बिटल वैकेंट है, 4s में एक और 4p में 3 वैकेंट है। इस तरह से हमारे पास कुल 6 रिक्त कक्षक उपलब्ध हो गए हैं। इनका संकरण होगा तो D2sp3 संकृत कक्षक प्राप्त होंगे, और जो लिगेंड है वो अपना लोन पेयर इन ऑर्बिटल्स में देगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3। अभी हमने ये देखा था कि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। तो इसका हेक्सासाइनिडोकोबाल्टेट थर्ड का डायमैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। इसमें भी अंदर की तरफ के स्थित डी कक्षकों ने संकरण में भाग लिया है और बंधन में काम आए, इसलिए इन्हें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। इसी तरह के अन्य उदाहरण आपके स्क्रीन पर दर्शाए गए हैं। हेक्सासाइनिडोफेरेट थर्ड आयन। हेक्सासाइनिडोफेरेट थर्ड आयन की बात करते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, इसलिए इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d6 4s2। आपको स्क्रीन पे जो चित्र नजर आ रहा है उसमें सबसे ऊपर आयरन की ग्राउंड स्टेट को दर्शाया गया है। आप देख पा रहे होंगे 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और जब Fe3+ आयन बनता है, अर्थात 3 इलेक्ट्रॉनों को हम निकाल देते हैं, तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन और 3D में वह इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर्ड था वह बाहर निकल जाएगा। फलस्वरूप Fe3+ आयन में 3D में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की उपस्थिति में लिगेंड के लिए जगह बनाने के लिए 3D के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे और 6 खाली कक्षक संकरण करके बंधन के लिए उपलब्ध होंगे। ये कक्षक आपको चित्र में दिख रहे होंगे कि 3D के 2 कक्षक, 4s का 1 और 4p के 3 कक्षक। अब जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा हेक्सासाइनिडोफेरेट थर्ड आयन, तो साइनाइड जो लिगेंड है उसका लोन पेयर D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे। यहाँ भी चूंकि अंदर के 3D कक्षक का उपयोग हुआ है तो ये इनर है, 6 लिगेंड है तो ये ऑक्टाहेड्रल है, तो ये इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। बट ड्यू टू वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, तो इसका थोड़ा बहुत पैरामैग्नेटिक नेचर भी होगा और प्रायोगिक रूप से भी यह सिद्ध हो चुका है। अब बात करते हैं हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन की। यह भी हम पहले जान चुके कि आयरन का एटॉमिक नंबर 26 यानी 26 है। इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 4s2 है। चित्र में सबसे ऊपर आयरन की ग्राउंड स्टेट दर्शाई गई है। चित्र की दूसरी पंक्ति में Fe2+ आयन दर्शाया गया है। Fe2+ आयन, इसका अर्थ यह कि हमें सिर्फ
2 इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त करना है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन 4s से मुक्त हो जाएंगे और 3d में कुल 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। और जब प्रबल लिगेंड की उपस्थिति होगी तो लिगेंड के लिए जगह बनाने के लिए इनकी पेयरिंग हो जाएंगी, जो कि आप चित्र की तीसरी पंक्ति में देख पा रहे होंगे। और इस पेयरिंग के फलस्वरूप 6 रिक्त कक्षक संकरण के लिए उपलब्ध होंगे, 2 D के, 1 S का और 3 P के। अतः यह D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और जब कॉम्प्लेक्स की संरचना होगी हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन की, तो जो लिगेंड का लोन पेयर है वो D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे, जो चित्र में सबसे नीचे दर्शाए गए हैं। यहां भी आप देख पा रहे होंगे कि धातु आयन के अंदर के डी कक्षकों का बंधन में उपयोग हुआ है और 6 लिगेंड काम में आए हैं। अतः यह इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। चूंकि यहाँ कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः इसको डायमैग्नेटिक होना चाहिए और प्रायोगिक रूप से भी यह सिद्ध हुआ कि यह डायमैग्नेटिक है। फेरोसाइनाइड आयन की बात करते हैं। ये हम चर्चा कर ही रहे हैं कि आयरन का परमाणु क्रमांक 26 है। इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d64s2 है। पहली पंक्ति में आयरन की निम्नतम अवस्था दर्शाई गई है, दूसरी में Fe2+ आयन दर्शाया गया है, तीसरे में संकरण दर्शाया गया है और चतुर्थ चित्र में किस तरह से लिगेंड का लोन पेयर मेटल के साथ बंध बनाएगा यह दर्शाया गया है। फॉर्मेशन ऑफ हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड आयन। प्रायोगिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि यह जो कॉम्प्लेक्स है यह डायमैग्नेटिक नहीं है। डायमैग्नेटिक की बजाय यह पैरामैग्नेटिज्म शो करता है और यह पैरामैग्नेटिज्म प्रकृति बताती है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल जुड़ रहा है एज अ लिगेंड, वह 3d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा पाने में सक्षम नहीं। तो Fe2 आयन का कॉन्फ़िगरेशन चित्र में काले रंग से दर्शाया गया है कि Fe2 आयन जब बना, Fe2+ आयन जब बना तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। चूंकि वाटर स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है तो यह 3d के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करवा पाया। अतः संकरण के लिए जो कक्षक हमें उपलब्ध होंगे वो 4s, 4p और 4d होंगे। 4s का एक कक्षक, 4p के 3 कक्षक और 4d के 2 कक्षक, इनका संक्रमण होगा और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगा। चूंकि इसमें संकरण के लिए बाह्य डी कक्षक काम में आया है, अतः यह आउटर कॉम्प्लेक्स होगा। नीचे चित्र में आपको दर्शाया गया है कि किस तरह से जो वाटर लिगेंड है उसके लोन पेयर 4s, 4p और 4d के 2 कक्षकों में आते हैं। हेक्साफ्लोरोकोबाल्ट थर्ड आयन। कोबाल्ट की परमाणु संख्या 27 है। उसकी जो ग्राउंड स्टेट है उसको चित्र में दर्शाया गया है। 3d में 7 इलेक्ट्रॉन है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब कोबाल्ट 3+ आयन बनेगा तो 4s में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और 3d का भी एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। उन 6 में से 2 तो पेयर्ड है और 4 अनपेयर्ड है। अब यह जो कॉम्प्लेक्स है इसका नेचर पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें जो लिगेंड है वह वीक है।
ये इलेक्ट्रॉन्स की 3D के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर पा रहा है। अब चूंकि यहाँ 3D के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हो पा रही है, तो आने वाले लिगेंड के लिए 4D कक्षक को यूज करना पड़ेगा। 3D में कहीं भी कोई रिक्त नहीं है, अतः जो संकरण जो होगा वह 4s, 4p और 4d के ऑर्बिटल्स का होगा। 4s का एक ऑर्बिट, 4p के 3 और 4d के 2 ऑर्बिटल्स इस प्रकार मिलके sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इन 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में फ्लोराइड लिगेंड की तरफ से 6 लोन पेयर यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन्स समा जाएंगे। चूंकि चित्र से आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इसकी प्रकृति पैरामैग्नेटिक होगी। इसमें बाह्यतम डी कक्षक को उपयोग में लिया गया है, इसलिए आउटर है। 6 लिगेंड लगे हुए हैं तो ये ऑक्टाहेड्रल है। इस तरह से ये आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब बात करते हैं टेट्रामीन जिंक सेकेंड आयन की। जिंक सेकेंड के संकुल टेट्राहेड्रल होते हैं क्योंकि इनमें sp3 संकरण होता है। टेट्रामीन जिंक सेकेंड आयन किस तरह से बना, इसको यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s2 होगा, जो कि आपके चित्र में सबसे ऊपर दर्शाया गया है। जब जिंक 2+ आयन बनेगा तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, जबकि 3d पूरा भरा रहेगा, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी युग्मित। और जब इसको 4 लिगेंड से बंद बनाना है तो उसको 4 स्थान बनाने पड़ेंगे और ये 4 स्थान बन पाएंगे 4s का एक ऑर्बिट आ जाए और 4p के 3। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इन लिगेंड के 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी कि 4 लोन पेयर और 4 अमोनिया मॉलिक्यूल जिंक 2+ आयन से जुड़ पाएंगे। ये आयन भी डायमैग्नेटिक प्रकृति का होगा क्योंकि इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। टेट्राक्लोरोफेरेट फर्स्ट आयन, यह भी टेट्राहेड्रल है क्योंकि इसमें भी sp3 संक्रमण होता है। यह किस तरह से बनता है यह चित्र में दर्शाया गया है। Fe की आयरन की निम्नतम अवस्था यहाँ दर्शाई गई है। जब Fe3 आयन बनता है तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन और 3d में जो युग्मित इलेक्ट्रॉन था वह बाहर निकल जाता है। इस प्रकार 3d में 5 इलेक्ट्रॉन बचे, पांचों अयुग्मित है। लेकिन जो आने वाला लिगेंड है वह इनको युग्मित नहीं कर पाता है, इसलिए इन 4 लिगेंड्स को जुड़ने के लिए 4 ऑर्बिटल की आवश्यकता को 4s और 4p पूरी करते हैं। s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल sp3 संकरण करते हैं और वहां पर 4 लिगेंड्स को जगह मिलती है। चूंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए यह पैरामैग्नेटिक है। टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकेंड आयन, D का एक ऑर्बिटल, S का एक ऑर्बिटल और P के 2 ऑर्बिटल, कुल 4 ऑर्बिटल्स मिलके इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स dsp2 देते हैं, जो कि समतलीय है और एक दूसरे पे समकोण पे मिलते हैं। निकेलोसाइनाइड आयन कहें या टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकेंड आयन कहें, यह किस तरह से बनता है इसे नीचे चित्र में दर्शाया गया है। चित्र में सबसे पहले निकल की निम्नतम अवस्था
दर्शाई गई है। 3D में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब निकल 2+ आयन बनता है तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। 3D में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उनमें से 2 तो अयुग्मित हैं और 3 युग्मित जोड़े हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन युग्मन में, 2 अयुग्मित हैं। अब 4 लिगेंड की जगह बनाने के लिए अगर लिगेंड प्रबल है तो ये जो निकल 2+ आयन में आप देख रहे हैं 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इनकी पेयरिंग हो जाएगी और D में एक स्थान रिक्त हो जाएगा। और चूंकि कुल 4 लिगेंड्स के लिए जगह बनानी है तो एक D का, एक S का और 2 P के, इस तरह से DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और जब ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन से 4 ऑर्बिटल्स प्राप्त होंगे, इनमें लिगेंड अपनी जगह बनाएगा। DsP2 संकरण की वजह से इसकी आकृति स्क्वायर प्लेनर होगी और चूंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है तो यह डायमैग्नेटिक होगा। इस वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से लिगेंड्स के लिए पहले हमें कक्षकों को रिक्त करना होता है, फिर जैसी लिगेंड की प्रकृति होती है उसके अनुसार D की इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है। अगर लिगेंड प्रबल है तो पेयरिंग हो सकती है, अगर लिगेंड दुर्बल है तो पेयरिंग नहीं हो सकती। हमने ये भी जाना कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कब डायमैग्नेटिक होगा और कब पैरामैग्नेटिक होगा। धन्यवाद।